नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका पुनः स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने कक्षा 11वीं की विषय हिंदी के काव्यखंड से पाठ संख्या 10, जिसका नाम है जगन्नाथ कविता, उसका हमने वाचन किया था। साथ ही साथ कवि केदारनाथ सिंह के परिचयों को जाना था। आज की कक्षा में पुनः हम विषय को आगे बढ़ाते हुए कक्षा 11वीं की विषय हिंदी के काव्यखंड से लिया गया पाठ संख्या 10, जो कि कविता है जगन्नाथ, उसका पठन करेंगे, वाचन करेंगे, साथ ही साथ उसके भावार्थ को जानेंगे। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने यह जान लिया था कि केदारनाथ सिंह का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ। वे नई कविता आंदोलन के कवि हैं और सन 1960 के आसपास उन्होंने अपना लेखन प्रारंभ किया था। उनकी कविताओं का मुख्य विषय है गवई किसान, कृषक जीवन, संस्कृति से जुड़ी हुई कविताओं उन्होंने लिखा। आगे उनकी रचना की एक सबसे बड़ी विशेषता है बिंब। बिंबों का उन्होंने कविता में सर्वाधिक प्रयोग किया है, वह भी अछूते बिंब, यानी जिन बिंबों पर पहले कभी किसी कवि ने नहीं लिखा, केदारनाथ जी ने उसे बखूबी अपनी कविता में उतारा है। साथ ही साथ बाघ एक उनकी बहुत ही प्रसिद्ध और लंबी कविता रही। बच्चों, आज की कक्षा में हम जगन्नाथ कविता का पुनः वाचन करेंगे और साथ ही साथ उसके अर्थ को भी समझते जाएंगे। आपको स्क्रीन पर जगन्नाथ कविता दिखाई दे रही होगी। कविता इस प्रकार शुरू होती है। कैसे हो मेरे भाई जगन्नाथ, कितने बरस बाद तुम्हें देख रहा हूँ। यह गुम्मट सा क्या उगाया है तुम्हारे ललाट पर। बच्चे कैसे हैं, कैसा है वह नीम का पेड़ जहाँ बंधती थी तुम्हारी बकरी। कवि कहते हैं कि अचानक वे जब बहुत दिनों के बाद उनके एक मित्र मिल जाते हैं जो गांव में रहा करते थे साथ, जिसका नाम है जगन्नाथ। कई दिनों के बाद अचानक दोनों की मुलाकात होती है। केदारनाथ जी उन्हें देखकर कहते हैं कि अरे भाई जगन्नाथ, तुम्हारे ललाट पर यह गुम्मट सा क्या उगाया है, क्या हो गया है तुम्हारे ललाट पर। गुम्मट का अर्थ होता है चोट लगने से उभर आने वाली गिल्टी। कहते हैं कैसा है वह नीम का पेड़ जहाँ बंधती थी तुम्हारी बकरी। आगे वे पूछते हैं गांव में एक नीम का पेड़ था, अब वह कैसा है जहाँ तुम्हारी बकरियाँ बंधी रहती थी। बच्चों, आप ध्यान दे रहे होंगे कि कवि सवाल पर सवाल किए जा रहे हैं, उत्तर की प्रतीक्षा नहीं कर रहे हैं। उन्होंने यह भी उत्तर नहीं जाना मित्र जगन्नाथ से कि वह कैसा है। अचानक ही दूसरा सवाल कर बैठते हैं कि ये गुम्मट कैसा उगाया। फिर तीसरा सवाल कर बैठते हैं, फिर तीसरा सवाल कर बैठते हैं कि नीम का पेड़ कैसा है जहाँ तुम्हारी बकरियाँ बंधी रहती थीं। आइए आगे देखते हैं वे क्या लिखते हैं। कहते हैं मैं तो बस ठीक ही हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, बक बक कराता हूँ क्लास में। यदि मिल गया समय तो दिन में भी मार ही लेता हूँ 2-1 झपकी। पर हमेशा लगता है मेरे भाई कि कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। पर छोड़ो, तुम कैसे हो, कैसा चल रहा है काम धाम। बच्चों, पिछली अनुच्छेद में हमने देखा कि केदारनाथ सिंह उत्तर की प्रतीक्षा नहीं कर रहे हैं, सवाल किए जा रहे हैं। और इस अनुच्छेद में भी हम देख सकते हैं कि केदारनाथ जी ने मित्र के सवाल पूछने की प्रतीक्षा नहीं की, बल्कि सीधे सीधे स्वयं ही जवाब दे बैठते हैं, सवाल किए बगैर मित्र के कि मैं तो बस ठीक ही हूँ। वे स्वयं के बारे में कह रहे हैं कि मैं ठीक हूँ, मेरी दिनचर्या है, खाता हूँ, पीता हूँ, बक बक कराता हूँ क्लास में। बच्चों, हमने
जीवन परिचय के माध्यम से जाना था कि केदारनाथ जी का पेशा शिक्षण का था। वे एक शिक्षक थे। इन पंक्तियों से भी हमें पता चलता है कि वे कहते हैं कि मैं बक कराता हूँ क्लास में, यानी कि वे क्लास में जाते हैं और पढ़ा कर आते हैं। आगे कहते हैं कि यदि मिल गया समय तो दिन में भी मार ही लेता हूँ 2-1 झपकी। कभी कभार दिन में समय मिला तो 1 आध झपकी भी लग जाती है, पर हमेशा लगता है मेरे भाई कि कहीं कुछ गड़बड़ ज़रूर है। ये गड़बड़ क्या है? कभी गड़बड़ की बात इसलिए करते हैं क्योंकि वो अपनी दिनचर्या बता रहे हैं कि मैं खाता हूँ, पीता हूँ, बक कराता हूँ और प्रतिदिन मेरी दिनचर्या यही है। ये कहीं ना कहीं गड़बड़ होने की ही निशानी है, क्योंकि यहाँ कोई रचनात्मक विकास, कलात्मक विकास नहीं दिख रहा, बल्कि जीवन एक ठहरा हुआ दिख रहा है, जहाँ प्रतिदिन की दिनचर्या एक ही है। खैर, वे इस बात को यही छोड़ते हैं और आगे कहते हैं, पर छोड़ो, तुम कैसे हो? कैसा चल रहा है काम धाम? कहते हैं मेरी बात छोड़ो, तुम बताओ कि तुम्हारा काम धाम कैसा चल रहा है। आगे देखिए, अरे वो, उसे जाने दो, वह बनसुग्गों की पात थी जो अभी अभी उड़ गई हमारे ऊपर से। वह है तो है, नहीं है तो भी चलती ही रहती है ज़िंदगी। पर यह भी सच है मेरे भाई कि कई दिनों बाद। कवि कहते हैं, अरे वो छोड़ दो। किसे भाई? वो किसकी बात कर रहे हैं कि अरे वो? दोनों मित्र जब आपस में बातचीत कर रहे थे तो अचानक उनके सिर के ऊपर से बनसुग्गों की पात गुजर रही थी। बनसुग्गा क्या होता है? वन में रहने वाला गैर पालतू तोता। वे कहते हैं कि अभी अभी जो हमारे ऊपर से गुजरा वो बनसुग्गों की पात थी। पात यानी कतार, एक कतार में बनसुग्गे उड़ रहे थे। वह है तो हैं और नहीं है तो भी चलती रहती है ज़िंदगी। कहने का अर्थ यह है कि गांव में जब वे छोटे थे, गांव में रहते थे, खेलते थे, तब ये बनसुग्गों की पात उन्हें बड़ी ही आकर्षक लगती थी। वे हमेशा यह फिराक में रहते थे कि कब उन्हें बनसुग्गों को देखने का अवसर प्राप्त हो जाए। किंतु आज जब वही बनसुग्गे सिर के ऊपर से उड़ रहे थे तो वे उन बनसुग्गों का सौंदर्य नहीं देख पा रहे थे, बल्कि उदासीन भाव से केवल उसे एक जिक्र में शामिल कर रखा था उन्होंने, जो कि कभी उनके जीवन का एक सौंदर्य था। वे कहते हैं, वह हैं तो अच्छी बात है और नहीं है तो भी चलती रहती है ज़िंदगी। यहाँ भी वो ज़िंदगी के चलने की बात कर रहे हैं, लेकिन किस तरह की ज़िंदगी? जो मशीनी ज़िंदगी है, जो ग्रामीण संस्कृति से हमें दूर किए बैठी हुई है। वे कहते हैं, सच है मेरे भाई कि कई दिनों के बाद ये बनसुग्गे उड़ते हुए उन्हें दिख रहे थे। चलिए आगे देखते हैं। आगे कहते हैं कि कई दिनों के बाद यदि आसमान में कहीं दिख जाए एक हिलता हुआ लाल या पीला सा डैना तो बड़ी राहत मिलती है जी को। पर यह तो बताओ, तुम्हारा जी कैसा है आजकल? क्या इधर बारिश हुई थी? क्या शुरू हो गया है आमों का पकना? यह एक अजब सफल है मेरे भाई। सोचो तो एक स्वाद और खुशबू से भर जाती है दुनिया, पर यह क्या? कवि कहते हैं कि ज़िंदगी बनसुग्गों के बिना भी चल रही है, लेकिन आज भी जब बनसुग्गे दिख जाते हैं, जब आसमान में लाल पीले डैने वाले बनसुग्गे दिख पड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं आँखों में वही चमक, पुरानी चमक उठ बैठती है, पुरानी चमक दिख जाती है। कवि कहते हैं, ज़िंदगी बनसुग्गों के बिना उदासीन हो गई है, रंगहीन हो गई है। किंतु आज भी जब बनसुग्गे उन्हें दिखाई पड़ते हैं
तो उनके चेहरे पर, उनकी आँखों में एक रौनक आ जाती है। वे आगे कहते हैं कि आमों का पकना क्या शुरू हो गया है? क्या बारिश हुई? कहने का क्या तात्पर्य है? कहने का यह तात्पर्य है कि वे शहरी जीवन को पूर्णतः जी रहे हैं। शहरों में बारिश कम हो गई है, पेड़ पौधे नहीं हैं, जिसके कारण बनसूगे भी नहीं आते। वे प्राकृतिक सौंदर्य से विहीन हो चुके हैं और जब उन्हें ग्रामीण संस्कृति की याद आती है, जब वे अपने ग्रामीण दोस्त को देखते हैं, मित्र जगन्नाथ को देखते हैं, तो उन्हें एक एक कर सब कुछ याद आने लगता है और वह एक पर एक सवाल करने लगते हैं, जैसे बारिश हुई या नहीं, बनसूगे का उड़ना, आमों का पकना। और आमों के पकने के साथ साथ ही वे आम के स्वाद और खुशबू की बात करते हैं। आम तो शहर में भी मिलते हैं, लेकिन उन आमों की मिठास, उनका स्वाद, उनका सुगंध वह शहर में कहाँ। कभी वो उन आमों के पेड़ों पर झूलते थे, आमों को चुराते थे, पत्थर मारकर गिराते थे। अब वे आम न खाने का उतने शौक रह गया है, न उस तरह से आमों का तोड़ना उनका शौक रह गया है। आम तो बस अब स्मृति में है। यह आम जो वह शहर में खा रहे हैं वह एक साधारण आम है, किंतु जब उन्हें अपने गांव के आम याद आते हैं तो वह आम नहीं है, वह उनके एक स्मृति है, उनकी संस्कृति है, उनका एक जीवनचर्या था। आइए आगे देखते हैं। आगे कहते हैं, तुम्हारे होठ फरक क्यों रहे हैं? तुम अब तक चुप क्यों हो मेरे भाई? जरा पास आओ, मुझे बहुत कुछ कहना है। अरे तुम इस तरह खड़े क्यों हो? क्यों मुझे देख रहे हो इस तरह? क्या मेरे शब्दों से आ रही है झूठ की गंध? क्या तुम्हें जल्दी है? क्या जाना है काम पर? तो जाओ जाओ मेरे भाई, रोकूंगा नहीं, जाओ जाओ। और इस तरह वह चला जा रहा था, मुझे ना देखता हुआ, और उस ना देखने की धार से मुझे चीरता फाड़ता हुआ मेरा बचपन का साथी जगन्नाथ। कवि कहते हैं कि तुम्हारे होठ क्यों फड़क रहे हैं। दरअसल कवि ने तो जगन्नाथ की उत्तर की प्रतीक्षा ही नहीं की। वे केवल जगन्नाथ के हाव भाव को देख रहे थे और वे कहते हैं कि अरे तुम उत्तर नहीं दे रहे हो, केवल तुम्हारे होठ फरक रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हें कुछ कहना है। वे कहते हैं जरा मेरे पास आओ, मुझे भी बहुत कुछ कहना है। उन्हें अपनी बीती हुई स्मृतियाँ कौंध रही थी। वे उससे बात करना चाहते थे, किंतु उनका मित्र जगन्नाथ उन्हें जिस भाव से देख रहा था, कहीं न कहीं कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मेरे मित्र को ऐसा लग रहा है जैसे मेरी बोली में, मेरी वाणी में एक झूठ है, एक काल्पनिक संसार है और ग्रामीण जीवन वास्तविक संसार। कहीं न कहीं इन दोनों में मेल नहीं खा रहा। वे अपने मित्र को नहीं रोकते हैं, कहते हैं कि यदि तुम्हें काम है तो जाओ, तुम्हें जल्दीबाजी है तो तुम भी चले जाओ, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। और इस तरह वे महसूस करते हैं कि उनका मित्र धीरे धीरे बहुत दूर चला जा रहा है और उसे न देख रहा है और उन्हें वह देख नहीं रहा। उनके मित्र का उन्हें न देखना उन्हें चीरता फाड़ता सा एक धार दिख पड़ता है। उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे मित्र ने मुझे पलटकर नहीं देखा, वह मित्र जो मेरे बचपन का साथी था। और इस तरह जगन्नाथ धीरे धीरे करके ओझल हो जाता है और कवि खड़े होकर अपने मित्र को देखते रहते हैं, यह कहते हुए कि मेरे बचपन का साथी जगन्नाथ। बच्चों, कविता में कवि यह बताते हैं कि मेरा मित्र
कहीं ना कहीं मुझे एक झूठा मान रहा है, कहीं ना कहीं वह मुझे संदेहास्पद स्थिति में देख रहा है। कहीं ना कहीं वह यह समझ रहा है कि मैं पूर्णतः शहरी परिवेश से जुड़ गया हूँ। शहरी हवा जिसे लगना कहा जाता है। कभी कहते हैं कि मेरा मित्र जगन्नाथ वो मुझसे कुछ कहता तो नहीं है, किंतु उसके हाव भाव यह बताते हैं कि मैं कहीं ना कहीं झूठा हूँ। कहीं ना कहीं मेरा शहर से जो जुड़ाव है उसके कारण गांव से एक अलगाव हो गया है। वे स्वयं कहते हैं कि मेरे मित्र, जिस तरह हम लोग अपने काम धंधे के लिए जल्दीबाजी में रहते हैं, ठीक वैसे ही यदि तुम्हें भी अपने काम धंधे पर जाना है तो चले जाओ, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। और मित्र उनका धीरे धीरे चला जाता है और वह मुड़कर भी नहीं देखता। वह मुड़कर नहीं देखना मित्र का कहने का अर्थ यह है कि ग्रामीण संस्कृति, ग्रामीण परिवेश से जो उनका जुड़ाव था वह धीरे धीरे टूट रहा है और कहीं ना कहीं वह उससे धीरे धीरे बिछड़ते चले जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं और केवल उनके स्मरण में रह गया है उनके बचपन का साथी जगन्नाथ। तो बच्चों, हमने कविता को पढ़ा, कविता की प्रत्येक पंक्ति का अर्थ भी हमने जान लिया है। आइए अब संपूर्ण कविता का एक भावार्थ समझ लें। आपको स्क्रीन पर भावार्थ दिख रहा होगा। कविता का भावार्थ है कि कवि केदारनाथ सिंह को बहुत दिनों के बाद उनका एक साथी मिलता है जिसे देखकर उन्हें बहुत खुशी मिलती है। वे पूछते हैं कि तुम कैसे हो भाई जगन्नाथ। कवि एक एक कर कई सवाल पूछना प्रारंभ कर देते हैं। मित्र के ललाट पर गुम्मट देखकर प्रश्न करते हैं, किंतु उत्तर की प्रतीक्षा किए बगैर दूसरा सवाल कर बैठते हैं कि गांव में वह नीम का पेड़ कैसा है। कवि एकालाप के क्षणों में जैसे स्वयं के विषय में ही अपने मित्र से अपनी दिनचर्या बताना शुरू कर देते हैं। मैं शिक्षक हूँ, कक्षा में पढ़ाता हूँ और कभी कभी झपकी भी ले लेता हूँ। कवि साथी से कहते हैं कि वास्तविक जीवन तो गांव में है, शहर में मशीनी जिंदगी है। गांव में वर्षा का होना, आम का पकना, फलों की खुशबू तथा स्वाद, आसमान में उड़ती बनसुग्गों की पंक्तियाँ कितनी सुंदर लगती हैं। कवि जगन्नाथ को स्वयं के सामने चुप खड़ा रहने पर संशय होता है। उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि मेरा मित्र आखिर मुझे सुन रहा है और वह चुपचाप मुझे सुनते हुए भी क्यों खड़ा है, क्यों नहीं वह कोई प्रतिक्रिया देता है। उन्हें प्रतीत होता है कि उनका मित्र उन्हें संदेह की दृष्टि से देख रहा है, क्योंकि शहर में रहने के कारण उनके बोलने में सच का अंश बहुत ही कम रह गया है। मित्र जगन्नाथ और कवि दोनों एक दूसरे से पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं। कवि शहरी जीवन से प्रभावित होकर सुविधा भोगी बन चुका है और मित्र गांव की नैसर्गिकता के साथ साथ अतीत का एक पन्ना बन चुका है। उन दोनों के संबंध में समय और यथार्थ की मार पड़ चुकी है। वो फिर चाहे मित्र मित्र का संबंध हो अथवा गांव शहर का। बच्चों, हमने भावार्थ को जान लिया है। भावार्थ में स्पष्ट ही दिखाया गया है कि यह केवल मित्र मित्र के बीच की दूरी नहीं है, बल्कि गांव और शहर के बीच की भी दूरी है। ग्रामीण संस्कृति और शहरी संस्कृति में जो खाई है वह दो मित्रों के बीच की खाई है, वह दो संबंधों के बीच की खाई है, वह दो जीवन शैली के बीच की खाई है। कवि कस्बाई जीवन, ग्रामीण जीवन से जुड़े हुए थे और शहर में रहने के बावजूद भी वह इनकी झलक
अपनी कविताओं, अपनी रचनाओं के माध्यम से यदा कदा दिखाते ही रहते हैं। बच्चों, हमने कविता के भावार्थ को जाना और समझा। आइए एक महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं जो पूरे पाठ को समाहित किए हुए है। बच्चों, स्क्रीन पर आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिख रहे होंगे। आइए हम प्रत्येक बिंदु पर चर्चा करते हैं। पहला और प्रमुख बिंदु है कविता का नायक मित्र भाई जगन्नाथ। पूरी कविता में एक नायक है। इस तरह तो अगर कविता को हम पढ़ें तो दो पात्र दिखते हैं, एक स्वयं कवि और दूसरा कविता का नायक जगन्नाथ। चूँकि जगन्नाथ को संबोधित करके ही सारी कविता कही गई है, इसलिए यहाँ कवि नायक न होकर के नायक जगन्नाथ है, जो कि उनका मित्र है, जिसे कवि ने भाई जगन्नाथ कहा है। दूसरा प्रमुख बिंदु है जगन्नाथ का चित्रण। जगन्नाथ का चित्रण किया गया है, उसके शारीरिक सौष्ठव की बनावट की बात की गई है कि उनका जो मित्र है उनके ललाट पर गुम्मट आ गया है। इस प्रकार उन्होंने जगन्नाथ का चित्रण किया है। आगे प्रमुख बिंदु में है कवि का एकालापी वक्तव्य। आपने कविता को जब सुना होगा तब आपने महसूस किया होगा कि जगन्नाथ की ओर से कहीं कोई पंक्ति कोट नहीं की गई है। सारी कविताओं में सारे संवाद केवल और केवल कवि के हैं, इसीलिए यहाँ एकालापी वक्तव्य है। एकालाप यानी स्वयं से किया गया, एक व्यक्ति का स्वयं से किया गया आलाप। आगे कहते हैं कविता में प्रश्नवाचक चिन्हों का बाहुल्य। हमने पूरी कविता को पढ़ा और देखा कि कई जगह प्रश्नवाचक चिन्ह आए हैं, जैसे कैसे हो मेरे भाई जगन्नाथ, जहाँ बनती थी तुम्हारी बकरी, ये तुम्हारे ललाट पर क्या है, कैसा चल रहा है काम धाम। इस तरह के कई उदाहरण हैं जो आपको कविताओं में पंक्तियों के माध्यम से मिल जाएंगे। पर यह क्या, तुम्हारा जी कैसा है आजकल। इस तरह की कई पंक्तियां हैं जहां प्रश्नवाचक चिन्हों का प्रयोग किया गया है और प्रश्न भी पूछे गए हैं। आगे देखते हैं कविता के शीर्षक में तद्भव रूप का प्रयोग। जगन्नाथ का शुद्ध रूप है जगन्नाथ। कहते हैं कि जगन्नाथ, चूँकि ग्रामीण, यह शीर्षक तद्भव क्यों दिया गया? शीर्षक तद्भव इसलिए दिया गया है क्योंकि ग्रामीण संस्कृति की बात हो रही है और ग्रामीण जीवन में, ग्रामीण लोक जीवन में जो नाम रखे जाते थे वह भी ठेठ गवई नाम होते हैं। आपने बहुत कम देखा होगा कि ग्रामीण परिवेश में बहुत ही शुद्ध रूप में तत्सम शब्दावली, संस्कृत शब्दावली के लोगों का नाम होता है। ऐसा नहीं होता है। लोग बच्चों को प्रेम से जो नाम देते हैं वे ठेठ लोक जीवन के ग्रामीण भाषा के शब्द होते हैं, आंचलिक शब्द होते हैं। यही कारण है कि यहाँ जगन्नाथ न होकर के जगन्नाथ शीर्षक दिया गया है। केदारनाथ सिंह की व्यक्ति चरित्र कविता नूर मियाँ। यह महत्वपूर्ण बिंदु इसलिए दिया गया है कि केदारनाथ सिंह ने केवल जगन्नाथ नाम की ही कविता नहीं लिखी है। इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता है जो व्यक्ति चरित्र कविता है, जो व्यक्ति के चरित्र को उद्घाटित करती है। वह व्यक्ति का नाम है नूर मियाँ। नूर मियाँ नाम की एक कविता है जो व्यक्ति चरित्र कविता है। यहाँ व्यक्ति के चरित्र को उद्घाटित किया गया है। ये एक मिलती जुलती कविता है, इसलिए मैंने बताया। और साथ ही साथ एक दो पंक्ति भी है कि तुम्हें नूर मियाँ की याद है केदारनाथ सिंह, गेहूँए नूर मियाँ, ठिगने नूर मियाँ, यानी कि गेहूँए हैं, ठिगुने हैं, तो ये व्यक्ति चरित्र है। ऐसी ही इन्होंने एक कविता लिखी है नूर मियाँ। आगे के महत्वपूर्ण बिंदु में हम जानेंगे केदारनाथ सिंह पेशे से एक शिक्षक थे। कविता में भी वे स्वयं को बता चुके हैं कि खाता हूँ, पीता हूँ, बकबक कराता हूँ क्लास में, यानी वे अपने पेशे की जिक्र भी इस कविता के माध्यम से कर रहे हैं। केदारनाथ सिंह की मशहूर लंबी कविता बाघ। बच्चों, हमने केदारनाथ सिंह के परिचय के क्रम में भी यह जाना था कि बाघ इनकी एक सुप्रसिद्ध कविता है जो कि लंबी भी है और काफ़ी मशहूर भी है।
कविता में गांव एवं शहरी जीवन के बीच तुलना। हमने जब कविता को पढ़ा था तब हमने देखा था कि वे नीम के पेड़ की बात करते हैं, बकरियों के बंधने की बात करते हैं, बनसुग्गों के कतारों की बात करते हैं, आमों का पकना, उनके स्वाद, उनके सुगंध की बात करते हैं। ये सारी बातें ग्रामीण जीवन से जुड़ी हुई हैं। शहरी जीवन में इनका अभाव है। शहरों में आपको पेड़ पौधे कम दिखेंगे, बनसुग्गों का उड़ना कम दिखेगा, आमों का पकना, वो बगीचे में बच्चों का आमों को तोड़ना, डालियों से खेलना, ये सब आपको शहरी परिवेश में बहुत कम दिखाई पड़ता है। तो कहीं ना कहीं दोनों में तुलना की गई है। कविता में कवि उत्तम पुरुष की भूमिका में। संपूर्ण कविता के वाचन करने में हमने यह देखा होगा कि कवि स्वयं को कविता में उत्तम पुरुष की भूमिका में रखे हुए हैं। बीते समय के सुंदर बिंबों के माध्यम से प्रस्तुति। कई सुंदर बिंब कवि ने डाले हैं कविता के माध्यम से, जैसे बनसुग्गों का उड़ना, आमों का पकना, ये सब बिंब ही हैं जिन्हें सुन करके ही हमारे सामने मन मस्तिष्क में एक चित्र उभर आता है। इतने लिखने का कौशल, इतना लिखने का कौशल केदारनाथ सिंह का बढ़िया था कि आप उस चीज़ को पढ़ते हैं जब पंक्ति को, केवल जब वह पंक्ति पढ़ते हैं कि बनसुग्गों का उड़ना कैसा है, तभी आपके मन मस्तिष्क में वह बिंब उभर आता है। तो बच्चों, कविता में कवि ने कई महत्वपूर्ण शहरी जीवन और ग्रामीण जीवन के बिंबों को डाला है। हमने कविता के महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी जान लिया है। कविता में कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिनका अर्थ समझने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है। तो आइए शब्द निधि के माध्यम से उन शब्दों के अर्थों से हम परिचित हो लें। शब्द निधि, निधि का अर्थ होता है खजाना। चलिए इन शब्दों के खजानों से कुछ शब्द का चयन किया गया है, उसका हम अर्थ जान लें। पहला शब्द है गुम्मट। गुम्मट का अर्थ होता है चोट लगने से उभर आने वाली गिल्टी। दूसरा शब्द है बनसुग्गा। बनसुग्गा का अर्थ होता है वन में रहने वाला गैर पालतू तोता। तीसरा शब्द है पांत। पांत का अर्थ होता है कतार। चौथा शब्द है डैना। डैना का अर्थ होता है पंख। पांचवा शब्द है बकबक करना। बकबक करना एक मुहावरा भी है और बकबक करना एक आंचलिक शब्द भी है। तो बकबक करना का अर्थ है व्यर्थ बोलना या फालतू बोलना। अन्य शब्द है झपकी। झपकी का अर्थ होता है ऊँघना। एक और शब्द है राहत। राहत का अर्थ होता है आराम या सुख। एक अन्य अर्थ है धार। धार का अर्थ होता है तीक्ष्णता या पैनापन। बच्चों, आशा है कि आपने अब इस कविता को अच्छे से समझ लिया है, कविता के अर्थ को जान लिया है, केदारनाथ जी के साहित्यिक परिचयों को आपने जाना, उनके साहित्यिक जीवन को जाना, जीवन परिचय से हम वाकिफ़ हो लिए। कुछ शब्द निधियों को भी हमने जाना जो बेहतरीन शब्द थे, आंचलिक शब्द थे, उनके अर्थों को जाना। आज की कक्षा में हमने केदारनाथ जी की कविता जगन्नाथ को संपूर्ण तरीके से समझ लिया है। अगली कक्षा में हम पुनः इससे संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर करेंगे। धन्यवाद।